हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, अभी 2 दिन पहले इवन आपने कल तक नेपाल में जेंजी का रिवोल्ट देखा होगा। राष्ट्रपति भवन जला दिया गया, संसद जला दिया गया, मंत्रियों को घर से निकाल निकाल कर मारा गया। अब पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो फ्रांस में भी ऐसा ही असंतोष, ऐसी ही राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, नए प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन हिंसा नहीं रुकी है। फ्रांस में भी ऐसे ही जैसे यहां पर जेंजी मूवमेंट चल रहा था, वैसे ही फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट शुरू हो गया है। यहां नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं, लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं की वैधता को भी चुनौती दे रहे हैं। तो वास्तव में बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार जो आपको देखने को मिल रही हैं, अगर आप देखें तो पिछले 4-5 दिनों में 3 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। जापान में प्रधानमंत्री बदला, नेपाल में प्रधानमंत्री का त्यागपत्र और उनका शायद वो नेपाल छोड़कर भाग गए हैं, फ्रांस में प्रधानमंत्री बदले गए हैं और वहां की जनता मांग कर रही है कि वहां के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों भी इस्तीफा दें। तो वास्तव में क्या ये लोकतंत्र की ताकत दिखा रहा है या लोकतंत्र की कमजोरी दिखा रहा है? इन सारे मुद्दों का आज हम विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि फ्रांस में ये हिंसा क्यों हो रही है, इसके पीछे वहां की डिमांड क्या है, वहां के लोगों की मांग क्या है, इस पर बात करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक एक जगह पर मिल जाया करेंगे और उसके साथ साथ आपके सारे अपडेट्स भी वहीं पर हो जाएंगे। अगर यूपीएससी की तैयारी में आपको कोई इश्यू आ रहा है, कोई समस्या आ रही है या आपके मन में कोई प्रश्न है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों हो रहा है फ्रांस में ये पूरा बवाल? सिंपल बात यह है, फ्रांस में बहुत व्यापक पैमाने पर आर्थिक नीतियों के कारण सार्वजनिक सेवाओं में लगभग 43 से 44 बिलियन यूरो की कमी की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमिक कट था जो वहां की जनता ने स्वीकार नहीं किया है। वहां पर राजनीतिक अस्थिरता है, जनता सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रही और साथ ही साथ जो नए प्रधानमंत्री बने उस दिन भी बहुत व्यापक विद्रोह हुआ। वहां की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, असमानता से बहुत परेशान है। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो ये प्रोटेस्ट केवल पॉलिसी प्रोटेस्ट नहीं है। आप चाहे उसको बांग्लादेश में देखिए, नेपाल में देखिए और अब फ्रांस में देखिए, वास्तव में ये स्टेट की लेजिटिमेसी पर भी प्रश्न उठाते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो रूसो साहब, जो एक फ्रांस के ही दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि जब शासक जनता की सामान्य इच्छा से दूर हो जाता है तो क्रांति अपरिहार्य हो जाती है। और ऐसा ही कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। विरोध किस प्रकार से हो रहा है वह भी देखिएगा। तो अगर हम देखें तो वहां पर सड़कों, ट्रेनों, एयरपोर्ट, हर जगह पब्लिक बाहर निकल रही है और ब्लॉक एवरीथिंग का नारा लगा रही है। लोगों ने सड़कें जाम कर दी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो आप नेपाल में भी देखे होंगे, बांग्लादेश में भी देखे होंगे और अब फ्रांस में भी देख रहे होंगे, इन आंदोलनों का नेतृत्व करता कोई नहीं है, लीडर नहीं है इसका कोई। वास्तव में ये नेतृत्व विहीन आंदोलन है। इसका मतलब जनता जो है वह स्वतःस्फूर्त रूप से नाराज है और एक साथ आकर के विरोध कर रही है। जगह जगह आग लगा दी गई है, 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जगह जगह पुलिस से टकराव की न्यूज आ रही है। तो वास्तव में इस ट्रेंड को समझिएगा, ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में इस 21वीं सदी में अगर हम आंदोलनों की प्रवृत्ति देखें तो ये आंदोलन जो हैं लीडरलेस हैं, डिसेंट्रलाइज हैं और उससे भी इंपॉर्टेंट ये सब के सब सोशल मीडिया ड्राइवन हैं। यानी कि सबके पीछे सोशल मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है, एक दूसरे से कनेक्ट करने में, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने में। और अगर आप देखें तो ये अभी की घटना नहीं है, शुरू होता है जैसे 2011 में आप देखें अरब स्प्रिंग्स होता है और 2011 में ही ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट होता है, येलो वेस्ट मूवमेंट होता है फ्रांस में 2018 में, और सबके सबका पैटर्न सेम है। यहां पर पैटर्न बिल्कुल सेम दिखता है, लीडरलेस होना, डिसेंट्रलाइज होना, सोशल मीडिया से एक दूसरे से कनेक्ट होकर मूवमेंट को आगे बढ़ाना। तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप। पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस
के साथ साथ गवर्नेंस में भी इस मुद्दे को आप यूज कर सकते हैं। अगर हम फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस की थोड़ी सी इतिहास को भी अगर हम देखें तो फ्रांस को हम बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि नेपाल एक अस्थिर लोकतंत्र था। वहां पर लोकतंत्र जब से स्थापित हुआ कभी भी स्थिर नहीं हो पाया। लेकिन फ्रांस एक बहुत ही स्टेबलाइज और बिग डेमोक्रेसी है। देखिए, फ्रांस की एक अपनी परंपरा रही है हमेशा से। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और वो बेसिकली इक्वालिटी, लिबर्टी और फेटर्निटी के मुद्दे पर होता है। और आप जानते हैं ये तीनों आइडियाज, ये तीनों आइडियल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है उसमें शामिल किए गए। 1968 में भी फ्रांस में एक बहुत बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ और वहाँ के पूरे सोशो पॉलिटिकल डायमेंशन को वो बदलता है। और अभी जो फ्रांस में चल रहा है आंदोलन, यह भी उसी धारा की एक कड़ी है। जनता वास्तव में सरकार और राज्य से चाहती है कि वो अकाउंटेबल बने, जनता की मांग को पूरा करे। और अगर हम फ्रांस के इतिहास को देखें तो फ्रांस में हमेशा से सोशल जस्टिस बनाम स्टेट की नीतियां, ये हमेशा मुद्दा रही है। वहाँ के लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर्ड हैं और वो राज्य की नीतियों से हमेशा टकराव देखते रहते हैं। बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या टिकाऊ है? जब ग्लोबल इकोनॉमी में खर्च कटौती हो रही हो और सरकार को मजबूरन खर्च कटौती करनी पड़ रही हो, तो किस प्रकार से सरकार इसको टैकल करे, ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो कई सारी थेरीज हैं इसके पीछे, उन थेरीज को भी समझिएगा। जैसे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी है जो हॉब्स लॉक्स रूसो वाली है। वो कहती है कि जब राज्य कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो जनता को विरोध करने का अधिकार मिल जाता है और जनता को प्रतिरोध करना ही चाहिए। इसी तरीके से टेड गोर की रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी है जो ये कहती है कि जब असंतोष फूटता है तब वादा किए गए जीवन स्तर और वास्तविक जीवन स्तर के बीच की खाई जब बढ़ जाती है, जो सरकार ने प्रॉमिस किया था वैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जैसा वो जी रहे हैं वैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन दोनों के बीच में जब खाई बढ़ जाती है तब जनता का असंतोष फूटता ही फूटता है। इस पर हम मार्क्स का भी देखें तो मार्क्सिस्ट आइडियाज जो हैं वो भी ये मानते हैं कि जो आंदोलन होते हैं, जो जनता आंदोलन करती है, वो केवल आर्थिक नीतियों के खिलाफ नहीं करती, वो पूरे के पूरे कैपिटलिस्ट और शोषणवादी ढांचे के खिलाफ करती है। आप इन तीन थ्योरी से समझ सकते हैं जनता का मनोविज्ञान क्या है और किस प्रकार से और क्यों इस तरीके के मूवमेंट फ्रांस में हो रहे हैं। और पूरी दुनिया के ग्लोबल पैटर्न को भी साथ में ध्यान में रखिएगा। अगर आप देखें तो पहली बार जापान की मैं बात करता हूं, जो कि इस कंटेक्स्ट से थोड़ा सा बाहर है, न्यूज़ में भी लोग उसे कम देख रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। जापान में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और अब जापान में धुर दक्षिणपंथी जो पार्टी है उसके सपोर्ट से गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो जापान में भी दक्षिण पंथ का उदय हो रहा है और अलग अलग पैटर्न पर आप देखें तो पूरी दुनिया में इस समय सरकारें और उनकी स्थिरता पर प्रश्न उठ रहे हैं। ब्रिटेन में आपने देखा ही कितने प्रधानमंत्री बदले हैं लगातार। तो आप देखिए ना, तो सत्ता परिवर्तन एक बड़ा ट्रेंड बन गया है। तो ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट जो कि फ्रांस में इस समय चल रहा है वो हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित है या फिर हर नीति, हर डिसीजन में जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए। नेपाल हो या फ्रांस हो, दोनों ही हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जनता और राज्य का संवाद टूट जाएगा तो लोकतंत्र में सिर्फ संविधान की किताब नहीं काम कर पाएगी। संविधान सिर्फ किताबों में रह जाएगा, सड़कों पर नहीं रह जाएगा। कल ही भारत के चीफ जस्टिस ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि बहुत बेहतरीन हमारा संविधान है जिसकी वजह से हमारे यहाँ नेपाल जैसी गतिविधियां या एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को मजबूत किए बिना आप ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट, जेनजी मूवमेंट, इस तरीके की गतिविधियां अवश्य देखेंगे। जनता की भागीदारी और जनता को दिखाए गए स्वप्न दोनों पूरे होने ही चाहिए, क्योंकि जनता बहुत समय तक केवल नारों और भाषणों से नहीं जी सकती। और फ्रांस जैसा मॉडर्न कंट्री, एजुकेटेड कंट्री, अगर वहां पर ऐसा हो रहा है और जनता इतना एग्रेसिवली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, तो निश्चित तौर पर सारी दुनिया के पॉलिसी मेकर्स को इस बात का ध्यान देना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सबके लिए करते हैं। वास्तव में हमारे यहाँ 12 सितंबर तक
रात में 11 बजे के पहले पहले तक आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज पर दिया जा रहा है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो यूपीएससी में ऑप्शनल होते हैं, स्टेट पीसीएस में अगर ऑप्शनल है आपके यहाँ तो स्टेट पीसीएस में अगर ऑप्शनल है तो वो, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप इनमें से कोई भी कोर्स जो स्टडी आईक्यू ऑपरेट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, पढ़ा रहा है, उनमें से कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत सुनहरा मौका है, जहां पर आप 12 सितंबर से पहले पहले कोई भी कोर्स हमारा ले सकते हैं। इनमें से चाहे आईएएस का हो, पीसीएस का हो, ऑप्शनल का हो या जुडिशरी का हो, उसको ले लीजिए। और उसके साथ साथ अगर आप 12 सितंबर के बाद यही कोर्स लेंगे तो आपको कम से कम 5,000 से 12,000 रुपए तक का अंतर दिखाई देगा, क्योंकि हमारे प्राइसेस बढ़ जाएंगे 12 सितंबर के बाद। ये एक डेडलाइन है, तो आपको अगर कोर्स लेना है तो अभी ले लीजिए। कोर्स को लेने से पहले मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूंगा, एक बार वेबसाइट पर विजिट कीजिए, ऐप पर विजिट कीजिए, अपने कोर्स का जिस ईयर के लिए लेना चाहते हैं उसका पूरा ब्रोशर ढंग से पढ़िए, समझिए कि यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए या जुडिशरी के लिए स्टडी आईक्यू आपको कैसे तैयारी करवाएगा, उसको अच्छे से समझिए, देखिए पूरे सिलेबस को, पैटर्न को, क्लासेस को, क्या क्या मिलेगा उसको, और सारी चीज़ें समझने के बाद ही ज्वाइन करिए। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एक बड़े डिसीजन मेकर की भूमिका में जाना चाहते हैं और पहला डिसीजन आपका सही कोर्स होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सही मेंटोर नहीं है, आपके पास सही टीचर्स नहीं है, आपके पास सही स्टडी नोट्स नहीं है, आपके पास सही टेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपका सपना कैसे पूरा होगा। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि 12 तारीख से पहले आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन उसके पहले आप सिलेबस को देखिए, हमारे पढ़ाने के पैटर्न को देखिए, क्या क्या और कैसे कैसे कब कब मिलेगा उसके बारे में देखिए, फैकल्टीज़ को देखिए, और उसके बाद ये कोर्स लीजिए। ध्यान रखिएगा कि ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये डिस्काउंट पाने के लिए भी आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये कोड भी 12 तारीख से पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कोड है हमारा पीके लाइव, ये फैकल्टी कोड होता है, आप इसको ज़रूर देखिए। और जब भी कभी आप कोई भी कोर्स स्टडी आईक्यू का लेना चाहें, आप इस कोड का इस्तेमाल करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वैसे भी ऑफर होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे कॉल करिए, आपको टीम कांटेक्ट करेगी और आपको सारी डिटेल समझाएगी, ज्वाइनिंग प्रोसेस समझाएगी। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको मुझसे कोई बात करनी है या मुझसे कोई चीज़ जानना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो की शुरुआत में जो टेलीग्राम चैनल अपना बताया था, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप हमारे ग्रुप पे आ जाएंगे और आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। मैं आपकी सारी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।